हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश पर ही लागू होते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच ही हम बल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि बिंदु आवेशों का निकाय हो कोई, तो वहां पे जो बल निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक सिद्धांत है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत हमें इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि कूलाम का नियम अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यदि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करना है तो उसे हमें दो सिद्धांत लेने पड़ेंगे। पहला कूलाम्स लॉ और सेकेंड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कूलाम के साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी चाहिए, क्योंकि कूलाम का नियम अकेले ही पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यदि सपोज दैट कि एक से अधिक यदि कोई निकाय है जहां पे एक से अधिक कई बिंदु आवेश हैं और हमें उस निकाय के किसी एक पॉइंट चार्ज पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल, यदि कोई बहुत से आवेशों का निकाय है और किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो होता क्या है कि कई आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल के वेक्टर सम ध्यान रखिएगा सब, वेक्टर सम सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, यदि कोई निकाय है उसमें एक से अधिक आवेश हैं और हमें सपोज दैट कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है और बहुत से चार्ज है। एक मान लीजिए पॉइंट चार्ज यहाँ पे है Q1, एक यहाँ पे है Q2 और ऐसे ही बहुत से, और एक यहाँ पे Qn, यह पॉइंट चार्ज है। और हमें इस पॉइंट चार्ज पर क्या करना है, अन्य जो n पॉइंट चार्ज है उनके कारण इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ज्ञात करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह सभी आवेशों के, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके कारण और इसके कारण, यानी जितने भी चार्जेस होते हैं उनके कारण लगने वाला वैद्युत बल, जानते वैद्युत बल सदिश राशि, उनके वेक्टर सम सदिश योग के बराबर होता है। तो अगर इस निकाय में हम पूछे कि इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज इस पर बल एक्सर्ट करेगा और उसकी दिशा क्या होगी, इससे दूर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सपोज दैट ये क्या हो जाएगा F1। इसी प्रकार पॉइंट चार्ज Q2 के कारण ये भी फोर्स इस पे जनरेट करेगा, इसकी दिशा इधर होगी F2, और ये Q है N1 आवेश, तो इसके कारण जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, इसको हम लिख रहे हैं F(n). तो जो नेट फोर्स होगा उस पर पोजीशन प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार वेक्टर F इक्वल इसके कारण फोर्स कितना F(1) प्लस F(2) प्लस और भी चार्जेस हैं प्लस F(n), यानी nवें आवेश के कारण लगने वाला बल। तो क्या सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के वेक्टर योग के बराबर होता है।
ये क्या है? सुपरपोजिशन का सिद्धांत। कई आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर शेष आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, अब हम इस पर देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पे, जो कूलाम लॉ और इस पर दोनों को मिलाकर होगा। कहीं भी सुपरपोजिशन का सिद्धांत है तो वहां पे कूलाम का नियम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या, समबाहु त्रिभुज, और इसके तीनों हेड पर, तीनों शीर्ष पर समान परिमाण के आवेश रखे हैं। सपोज दैट क्यू है, ठीक, और एक पॉइंट चार्ज है इसके सेंटर पर रखा है, कैपिटल क्यू। एक पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है? इसके सेंटर पर। तीन पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखे हैं? तीनों हेड पे, जो कि इक्वल है, और एक तीसरा पॉइंट चार्ज है जो कि इसके केंद्र पर रखा है। तो बताना है कि केंद्र पर रखे आवेश पर अन्य तीनों आवेशों के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। नेट फोर्स बताना है कि कैपिटल क्यू पर अन्य जो शीर्ष पर आवेश हैं इनके कारण इस पर कितना बल लगेगा, ये हमें ज्ञात करना। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो लेंथ क्या होंगे? बराबर तीनों साइड के, और वो सपोज दैट कुछ भी है, एक्स है, एल है, चाहे जो है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? क्यू पर बल। अब जानते हैं कि क्यू के कारण इस पर बल, या इसको ये भी कर सकते हैं Q1, Q2, Q3। हालांकि Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3, तीनों के परिमाण बराबर है। अब अलग अलग देखिए निकालेंगे बल। Q1 के कारण इस पर लगने वाला बल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और इसको हम दे रहे हैं F(1), फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q बाई पॉइंट चार्ज Q1। इसी प्रकार Q2 के कारण ये क्या है? F(2). इसी प्रकार Q3 के कारण ये क्या होगा? F(3). ठीक, अब देखिए अलग अलग निकाल लीजिए कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार इस पर लगने वाला बल Q1 के कारण F(1), इक्वल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू कैपिटल Q। और Q1 का मान कितना है? Q। ये हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q बाई, यहां देखिए डिस्टेंस कितना होगा? यदि ये है B, C और ये सेंटर O, कितना होगा? AO का स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए कि यहां जो हम बल ले रहे हैं वो वेक्टर रूप में ले रहे हैं, ठीक, और इसकी दिशा क्या है? इधर, चूंकि बल क्या है? सदिश राशि। और जब हम सदिश राशि लेते हैं
तो इसके साथ साथ यहाँ ध्यान रखना है, इसके साथ साथ हम लेते हैं कि वह बल किस दिशा में लगा है, जिस दिशा में रखा है उसके अनुदिश यूनिट वेक्टर से भी यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन चूंकि वेक्टर वाला नहीं पढ़े हैं तो इस नियम से हम नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरा मेथड है वो पहले देखिए। अगर इस पूरे को देखिए जो बल लग रहा है ऊपर F1 F2 F3, अगर हम इसको वो मान लें, वो यानी वर्जिन मूल बिंदु, तो x अक्ष y अक्ष आप पढ़े ही हैं, अगर हम इसको क्या मान लें, वर्जिन, तो फिगर अगर इसको हम उठाएं तो देखिए इस तरह से बन रहा है। इसको क्या मान रहे हैं, वर्जिन वो, और इससे होते हुए हम खींच रहे हैं x एक्सिस, क्या है, x एक्सिस, और ये है आपका y एक्सिस, और नीचे y एक्सिस। ठीक, अब फोर्स आप मेंशन करिए। F1 कहाँ है, नीचे की तरफ, F1 F2 F3। हमें ज्ञात क्या करना है, इन तीनों आवेशों के कारण बिंदु यानी जो Q है, Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो चूंकि जानते हैं वेक्टर में हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी दिशा समान होती है, जोड़ या घटा सकते हैं यदि वो एक दूसरे के अनुदिश हों या अपोजिट हों। तो यहाँ हमें करना क्या, सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालने के लिए हम निकालेंगे कि x अक्ष के अनुदिश कितना बल टोटल है और फिर y अक्ष के अनुदिश कुल बल कितना है। तो दोनों अक्षों के अनुदिश जो फोर्स होगा उनका सम, उनका योग ही किसके बराबर होगा, Q पर लगने वाले बल के बराबर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल। तो इसके लिए हम करते क्या है कि ये जो फोर्स है जो x अक्ष से एंगल बना रहे हैं, और ये एंगल पता है आपको कितना होगा, 120। इसका क्या करते हैं, दो घटकों में बांटते हैं, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। आप फर्स्ट ईयर में वेक्टर वाले चैप्टर में घटक करना पढ़े होंगे। अगर इसको हम दो घटकों में बांटते हैं, एक घटक ये होगा जो कि क्या होगा, जिसके साथ कोण बनाते हैं उसके साथ कास लेते हैं, और इसको हम नाम दे रहे हैं F2 कास थीटा। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा बनाएगा। ठीक, और लंबवत घटक क्या होगा, यहां से y अक्ष पर लंब डालेंगे, और ये होगा F2 साइन थीटा। इसी प्रकार F3 का घटक करेंगे, F3 का घटक करेंगे तो एक घटक x अक्ष के अनुदिश, और ये क्या होगा, F3 cos थीटा, और एक लंबवत घटक होगा और ये होगा F3 sin थीटा, F3 sin थीटा। तो अब देखेंगे पहले x अक्ष के अनुदिश कुल कितना फोर्स लग रहा है, x अक्ष के अनुदिश लगने वाले बलों का योग, और हम इसको लिख रहे हैं समेशन ऑफ f ऑफ x। समेशन ऑफ f ऑफ x का मतलब x के अनुदिश लगने वाले बलों का योग, x के अनुदिश लगने वाले बलों का योग। अब देखिए बल F1 का अगर घटक करेंगे तो जो F1 है ये x अक्ष पर क्या है, लंबवत है। F1 क्या है, x अक्ष पर लंबवत है, x अक्ष पर लंबवत है, तो इसका मतलब F1 जो बल है इसका क्षैतिज घटक x अक्ष पर वो 0 होगा, लंबवत है तो क्या होगा, 0 होगा। तो f ऑफ x का जो नेट मान होगा x अक्ष के अनुदिश वो किसके बराबर होगा, f ऑफ 1x प्लस
एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 3x का मतलब क्या है? समेशन एफ ऑफ x का मतलब x अक्ष के अंदिश लगने वाला कुल बल, और यहाँ एफ ऑफ 1x का मतलब जो f1 का x अक्ष के अंदिश घटक है उसका मान, प्लस एफ ऑफ 2x का मतलब जो f2 है इसका x अक्ष के अंदिश, और एफ ऑफ 3 का मतलब जो तीसरा फोर्स है इसका x अक्ष के अंदिश घटक। अब आप जानते हैं इसमें कि मूल बिंदु के दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती है, कोई भी मान होगा वो पॉजिटिव में होता है, और बाएं तरफ क्या होता है? निगेटिव। उसी प्रकार y अक्ष में ऊपर की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव और नीचे लेंगे तो निगेटिव। तो अगर यहाँ देखिए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 1x, क्योंकि एफ ऑफ 1 जो है x अक्ष पर लंबवत है तो इसका मान क्या होगा? 0, प्लस एफ ऑफ 2x क्या होगा? ये एफ ऑफ 2 cos थीटा प्लस एफ ऑफ 3x क्या है? f3 cos थीटा। चूंकि सॉरी यहाँ देखिए क्या बाएं तरफ, तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। और ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी आवेश क्या है? समान है। सभी आवेश समान है और आवेशों से केंद्र की दूरी भी क्या है? समान। तो जो बल होगा सभी बलों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। यानी F1 इक्वल F2 इक्वल F3, तीनों के मान क्या होंगे? समान होंगे। आगे देखेंगे 0 प्लस F2 cos थीटा माइनस F3 cos थीटा। तो F2 और F3 दोनों क्या है? समान है, और थीटा भी क्या है? समान है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यानी क्या है? 0। x अक्ष के अंदिश जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0। अब हम निकालते हैं कि y अक्ष के अंदिश कुल कितना बल है, यानी समेशन ऑफ Fy, और ये क्या होगा? इक्वल एफ ऑफ 1y प्लस एफ ऑफ 2y प्लस एफ ऑफ 3y। वैल्यू पुट करिए। एफ ऑफ 1y का मतलब क्या है? F1 का y अक्ष के अंदिश, और F1 देखिए क्या है? F1y का मान क्या है? F1, और ये मूल बिंदु के नीचे है तो क्या लेंगे? साइन सहित माइनस, और यहाँ वेक्टर भी आप लगाएंगे, माइनस F1 प्लस एफ ऑफ 2y, यानी F2 का y अक्ष के अंदिश घटक, और ये क्या है? F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा प्लस F3y, F3 साइन थीटा, F3 साइन थीटा। थीटा का मान कितना होगा? अगर यहां देखिए, अगर ये देखेंगे आप तो ये तीनों के बीच कोण एंगल कितना? 120, 120, 120, और हम मूल बिंदु यहां से मध्य से खींचे हैं तो 120, 120, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी अब ये 60 है तो ये भी 60, 90, 30, सॉरी ये 90 डिग्री के लंबवत है 90, और ये कितना होगा? 30। एंगल कितना होगा? थीटा 30 डिग्री। अब देखिए माइनस एफ ऑफ 1, इसका परिमाण अगर रखेंगे तो ये सीधे रख रहे हैं, F1 प्लस F2 माइनस F2 साइन थीटा, यानी साइन 30, साइन 30 का मान कितना? 1/2, तो क्या हो जाएगा? F2/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, यानी F3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस F1 और प्लस, यहाँ देखिए
चूंकि F1, F2 और F3 के मान क्या हैं, समान हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समान है, मान लीजिए वो F के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस F प्लस F/2 प्लस F/2 इक्वल कितना होगा, माइनस F और प्लस F/2 हाफ प्लस हाफ 1 यानी F, तो प्लस माइनस 0, यानी ये भी क्या आया 0, यानी y एक्स के अंदर नेट फोर्स कितना है 0। तो टोटल फोर्स पॉइंट वो पर क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स F बराबर कितना होगा, समेशन ऑफ F ऑफ x प्लस समेशन ऑफ F ऑफ y, क्योंकि दोनों के मान क्या है 0, 0 प्लस 0 इक्वल 0, यानी केंद्र पर रखे आवेश कैपिटल Q पर शेष तीनों आवेशों के कारण लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ये आप ओरल भी याद रख सकते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि तीनों शीर्षों पर समान चार्जेस हैं तो उसके कारण केंद्र पर रखे आवेश पर नेट फोर्स हमेशा 0 होंगे। यदि तीनों शीर्षों पर समान आवेश हैं तो उसके कारण केंद्र पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक तरीका इसका और है, वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में, लेकिन उसको नहीं देखेंगे। अगर वेक्टर वाला देखना है तो वो भी देख लीजिए, एक मिनट में। बस वही नियम लगाएं, कूलाम का नियम, इसके कारण लगने वाला बल F(1) वेक्टर F(1) इक्वल क्या होगा, इसके कारण इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू कैपिटल Q बाई r²। डिस्टेंस कितना है OA, डिस्टेंस OA, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे इसके साथ इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस दिशा में लग रहा है, इसकी दिशा क्या होगी AO, यानी यूनिट वेक्टर AO। ये F1 का मान, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और किस दिशा में होगा, AO दिशा में होगा। इसी प्रकार F2 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q बाई BO दिशा में, डिस्टेंस कितना है BO का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है यूनिट वेक्टर BO। इसी प्रकार Q3 के कारण लगने वाला बल F3 इक्वल 1/4πε0 Q3 इंटू Q बाई डिस्टेंस होगा CO और इंटू यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में CO, लेकिन हमें ज्ञात करना है नेट फोर्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या है कि इस वृत्त पर लगने वाला नेट फोर्स तीनों बलों के वेक्टर सम के बराबर हो। तो नेट फोर्स ऑन Q will be F equal F1 plus F2 plus F3। और यहाँ ध्यान देंगे कि ये डिस्टेंस AO, BO और CO
तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ हम बी के स्थान पर बी ओए रख रहे हैं और सी ओ के स्थान पर भी ओए रख रहे हैं, रख सकते हैं। तो एफ इक्वल F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q बाई OA स्क्वायर इंटू AO प्लस 1/, चार्ज भी क्या है, सब बराबर है, Q1 Q2 इक्वल Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू कैपिटल Q बाई OA स्क्वायर इंटू डायरेक्शन क्या है BO प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q इंटू कैपिटल Q बाई OA स्क्वायर और इसका डायरेक्शन क्या है CO, यूनिट वेक्टर CO। तीनों में देखिए कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू कैपिटल Q बाई OA स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू कैपिटल Q बाई OA स्क्वायर, बचा क्या इंटू यूनिट वेक्टर AO प्लस यूनिट वेक्टर BO प्लस यूनिट वेक्टर CO। अब यूनिट वेक्टर में देखिए एक चीज होता है, आप पढ़े होंगे कि अगर यूनिट वेक्टर A है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ये को लिख सकते हैं वेक्टर ये बाई ये मॉड ऑफ ये, वेक्टर ये बटे वेक्टर ये का परिमाण। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू कैपिटल Q बाई OA स्क्वायर इंटू AO को क्या लिख सकते हैं वेक्टर AO बाई AO प्लस वेक्टर BO बाई BO प्लस CO को क्या लिख सकते हैं वेक्टर CO बाई CO, ये परिमाण है और जानते हैं AO बराबर BO बराबर CO, अभी लिखे हैं AO बराबर BO बराबर CO, AO इक्वल BO इक्वल CO, तो हम AO इक्वल BO इक्वल CO, इसके स्थान पर क्या रख रहे हैं AO, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू कैपिटल Q बाई OA स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि यहाँ देखिए हर क्या है समान, तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका होगा वेक्टर AO प्लस वेक्टर BO प्लस वेक्टर CO बाई AO प्लस BO प्लस CO। अब सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, तीनों समान है तो कोई भी एक लिख सकते हैं बाई AO। अब एक नियम आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये देखिए वेक्टर AO प्लस वेक्टर BO और प्लस वेक्टर CO, इस तरह से ये वो है, ये BC, और अभी बताएं इनके बीच कोण कितना है, एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। वेक्टर में आप एक नियम पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए क्या है, किसी प्लेन पर बना है, तल पर, यदि किसी तल पर तीन वेक्टर, यदि किसी तल पर तीन वेक्टर जिनके बीच कोण समान है, यदि उनके बीच एंगल क्या है समान है, तो उनका सम हमेशा 0 होता है, उसका सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ देखिए तीनों वेक्टर हैं और इनके बीच एंगल कितना है 120 120 120 डिग्री, और एक तल में है तो इसका सम क्या होगा 0। तो अगर ये 0 होगा, डिवाइड करेंगे 0 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो F का मान क्या आएगा 0। तो नेट फोर्स कितना हुआ 0।
क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं आप वेक्टर AO प्लस वेक्टर BO प्लस वेक्टर C। क्या दूसरा मेथड और जो पहला बताए हैं वही मेथड था। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन कि कई बिंदुओं के कारण, बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर नेट फोर्स निकालने के लिए आपको फैक्टर करना आना चाहिए। जो वेक्टर है उसके नियम पता होने चाहिए, वेक्टर का किस प्रकार घटक करते हैं, उनका सम किस प्रकार किया जाता है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जितने वेक्टर हैं आप सबसे पहले जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन बाकायदा दिखाएंगे। फिर यदि आप इस तरह जो पहला नियम बताए हैं किसी एक बिंदु को सेंटर मान करके x अक्ष और y अक्ष पहले डिसाइड निर्धारित करिए और फिर उसके बाद जितने भी फोर्सेस हैं सबका पहले x अक्ष के अंदिश घटक और फिर y अक्ष के अंदिश घटक करेंगे। उसके पश्चात x अक्ष के अंदिश जितने भी बल हैं उनका योग करेंगे और फिर y अक्ष के अंदिश जितने भी बल हैं डायरेक्शन उनका ध्यान देंगे। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो निगेटिव। उसी प्रकार x अक्ष में या दाएं साइड है तो पॉजिटिव और बाएं साइड है तो निगेटिव, उनका योग करेंगे। और जो नेट फोर्स होगा वो x अक्ष के अंदिश नेट फोर्स प्लस y अक्ष के अंदिश नेट फोर्स के योग के बराबर।